और जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा मगर बैठ के वस्त में बैठी होरे को देखकर सारी कड़वाहट लम्हों में ख़त्म हुई थी। होरे, आप जाग रही हैं? अपनी घड़ी उतार कर ड्रेसिंग पर रखते हुए इसके पास आया, जो मुंह बसोरे से देख रही थी। क्या हुआ जानम? इसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते सालिक ने इसे देखा, जो इसके शर्ट और ट्राउज़र में छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मेरे कपड़े क्यों पहनने हैं? मुझे मेरे कपड़े चुभ रहे थे इसलिए पहन लिए। इसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुराता इसका माथा चूम गया। हैदर, इसके बाजू में हाथ डाले इसके कंधे पर सर रखकर इसने मुंह बसोर कर इसे पुकारा। जी जानम। इसके माथे पर लब रखते सालिक ने इसका हाथ थामा। मुझे भूख लग रही है। कंधे पर से सर हटाते इसने सालिक को देखा। क्या खाना है बताएं? आप खुद बनाएंगे? इसके हैरत से पूछने पर वो सर हिला गया। कुछ भी खिला दें, बहुत भूख लग रही है। निचला होंठ बाहर निकालते वो इसके सामने छोटी सी बच्ची बन गई थी। सालिक को बेख्तियार इसके अंदाज पर हंसी आई थी। झुक कर इसका निचला होंठ लबों से छोटा इसे बौखला गया। हैदर, आप क्या हुआ? छोटी हो रे कहाँ गई? भाई अच्छा चलें, बनाकर खिलाता हूँ कुछ आपको। इसको बाहों में भरे बेड से उठा तो हो रे बुरी तरह सटपटाई। हैदर प्लीज़ मुझे नीचे उतार दें। इसे बाहों में भरे बिना इसकी बातों पर ध्यान दिए सीधा किचन में आया और शेल्फ पर बिठाते इसके माथे को लबों से छुआ। आप बैठे यहाँ, मैं बनाता हूँ कुछ आपके लिए। इसकी ठोड़ी पकड़कर कहते फ्रिज से सामान निकालने लगा, जबकि वो शेल्फ पर बैठी पैर हिलाते इसे काम करते देख रही थी। इस शख्स के आने से कितना बदल गई थी वो। इसे अपने अंदर आया ये इत्मीनान बहुत अच्छा लग रहा था। ये लें। स्ट्रॉबेरी इसके मुंह में डालते वो खुद सब्जियां फ्राई कर रहा था। क्या बना रहे हैं? इसके कंधे पर चेहरा टिकाए इससे बाउल से स्ट्रॉबेरी उठाकर सालिक को खिलाई। आपके लिए पास्ता। हैदर, आप पास्ता ही बनाएंगे ना? दांतों तले लब दबा कर कहती शरारत से बोली तो इसकी शरारत समझते सालिक ने स्ट्रॉबेरी इसके होंठों पर रखकर झुक कर आधी खुद खा ली। इसके इस बेबाकी के मुजाहरे पर हो रहे ने खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते इसके कंधे पर हाथ मारा, जिस पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी आयशा ने हाथ में पकड़े जग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके होरे को देखा, जो सालिक के कपड़ों में इसी के रंग में रंगी हुई थी। सालिक, मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने कपड़ों से मोहब्बत है। मुझे अपने कपड़ों की शेयरिंग नहीं पसंद, मैं क्या करूं? कंधे उचका कर कहते वापस अपने काम में मसरूफ़ हुआ था। वो अब कितना बदल गया था। आयशा ने एक बार फिर इन दोनों को देखा। होरे सब्जियां फ्राई कर रही थी, जबकि सालिक इसे पीछे से अपने हिसार में लिए इसके साथ कुकिंग कर रहा था। गाहे बगाहे वो इसके गाल पर लब रखता तो कभी गर्दन पर। कितना मुकम्मल मंजर था। आयशा के वजूद में भांबड़ से जलने लगे थे। बिना पानी लिए वहाँ से हट गई। जबकि इसके लिए ट्रे सेट करता वो इससे इसका हाथ थाम कर वापस कमरे में आया था, जहाँ भी इन दोनों की खिलखिलाहटें थीं। वह अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो हैरत अंगेज़ तौर पर महर लाउंज में मौजूद टीवी देखने में मसरूफ़ थी। आ गए आप? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रिमोट साइड पर रखती उठकर इसके लिए पानी निकालने लगी। अल्तमश ने आईब्रो उचका कर इसका ये नया रूप देखा। क्या खिचड़ी पक रही है मैडम आपके दिमाग में? इसके पीछे से आकर टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए इसके फ़रार की राहें मफकूद कर क्या। कौन सी खिचड़ी? आज खाने में पुलाव बनाया है, खिचड़ी नहीं। इसकी तरफ रुक करके गिलास इसके सामने करती कदम कदम पर इसे हैरान कर रही थी, मगर सामने भी अल्तमश खानज़ादा था जो उड़ती चिड़िया की पर गिन लेता था। अच्छा वाकई, मैं तो आज खाना खा कर आया हूँ। अल्तमश की बात पर महर के चेहरे का रंग बदला था। खा कर भी आए हैं तो क्या हुआ? क्या मेरे हाथ का बना नहीं खाएंगे खाना? वो क्या सोचे बैठी थी। महर प्लीज़ मुझसे दूर रहें। महर, इसका बाजू थाम कर अल्तमश ने इसे अपनी जानिब खींचा। इधर देखें, आपको मेरे की समझ से लगा मैं आपको अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लफ्ज़ों ने अल्तमश का दिल चीर कर रख दिया था। आपका कौन कौन सा अमल गिनवाऊँ अल्तमश? ये ज़बरदस्ती का निकाह, ज़बरदस्ती की रुखसती। वो रो रही थी बेतहाशा। उफ़, अगर दुश्मनी के लिए निकाह किया होता तो बाखुदा आपको पलट कर भी ना देखता। आपसे निकाह का फ़ैसला सरासर मोहब्बत में लिया गया था। जो कुछ हो रहे के साथ हुआ इसके बाद हम आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते थे। आपको बुरा लगेगा, मगर शुजा अहमद अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो आपको मुझसे दूर कर देते, इसलिए कमरोज़ अहमद के कहने पर ही ये निकाह इस तरह हुआ था। हूरे से क्या ताल्लुक़? क्या वाकई हो रहे? रोना भूले वो इसकी शक्ल देखने लगी, जिसके चेहरे पर कर्ब उभरा था। बहन है वो मेरी, वो बहन जिसे पैदा होते ही तुम्हारे बाबा। बोलते बोलते रुक गया। क्या हो रही बात जानती है? तुम्हें मेरी बात पर यकीन है? अल्तमश के लिए इसके अल्फाज झटका ही तो थे।
मैं अपने बाबा को आपसे अच्छा जानती हूँ अल्तमश, होरे इस बारे में कुछ नहीं जानते। या अल्लाह अल्तमश, अगर होरे को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से टूट कर बिखर जाएगी, ये झटका इसे तोड़ के रख देगा। जानता हूँ, लेकिन अब वो अकेली नहीं है, इसके साथ सालिक है, वो इसे संभाल सकता है। प्लीज़ महर। मेरे बाबा क्यों ऐसे निकले अल्तमश? प्लीज़ महर, डोंट क्राई। इसे अपने साथ लगाए, इतना ही कह सका, इसका दर्द बड़ा था। जिंदगी रूटीन पर आ गई थी। सालिक की हमराही में गुजरे ये दिन इसे किसी ख्वाब की मानंद लगते थे। दिल इस शख्स को देखकर ही धड़क उठता था। अब भी वो बेड पर बैठी इसकी पुरानी तस्वीर देख रही थी। ज़ोहरा बेगम इसके साथ थी। कुछ ही देर पहले वो किसी काम से बाहर गई थी। अब वो बहुत इन्हिमाक से इन तस्वीर को देखती, फिर सालिक के दिलाए गए मोबाइल पर तस्वीर खींचती, इसे सेंड करती जाती। साथ कोई ना कोई फ़नी इमोजी साथ होता, जिसे देखकर सालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। कितने गंदे बच्चे हैं आप। सालिक की एक बचपन की तस्वीर इसे सेंड की, जिसमें वो मिट्टी में खेल रहा था, और साथ मैसेज टाइप करके सेंड करके वो दूसरी तस्वीर देखने लगी। जब मोबाइल की आवाज़ पर इसने मोबाइल उठाकर मैसेज देखा, जिसे पढ़कर वो कानों तक सुर्ख पड़ी थी। आप हमारे बेटे को ऐसे नहीं खेलने देना। सालिक के एक मैसेज पर इसकी बोलती बंद हुई। वहीं दिल तेज़ी से धड़का था। क्या कर रही हो रे? आयशा कमरे में दाखिल हुई तो वो संभल कर बैठ गई। कुछ नहीं भाभी, बस इनकी पिक्स देख रही थी। क्यूट था ना सालिक बचपन में। हसरत से इन तस्वीरों को देखकर इसने होरे से पूछा, इस बात में सर हिला गई। बहुत प्यार करता है ना तुमसे सालिक? जी। इसके जिक्र पर ही चेहरे पर रौनक सी आई थी। वैसे होरे, जब से तुम आई हो अपने घर मिलने नहीं गई, क्या कोई नाराज़गी है? इसकी बात पर होरे के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट सिमटी थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ओ अच्छा, दरअसल तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उनसे मिलने चली जाओ? लेकिन अभी तो नहीं, उनकी मीटिंग का टाइम है, कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे। अरे तो चची से पूछकर चली जाओ, मैं ड्राइवर से बोल देती हूँ। आयशा की इसरार पर तैयार होते ज़ोहरा बेगम से इजाज़त लेती अपने घर के लिए निकली थी। दिल में एक डर भी था कि वो लोग कबूल करेंगे भी या नहीं। जो इसने किया था वो इनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। ड्राइवर को भेजकर वो घर में दाखिल ही हुई थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे का पोर्शन खाली था। कुछ सोचते इसने ऊपर कदम बढ़ाए और ऊपर स्टडी के सामने रुकी। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ था। नंबर देखकर इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया था, मगर अंदर से आती आवाज़ पर वो ठहरी थी। क्या हो गया है आपको, क्यों इस तरह कर रहे हैं? पागल हो गया हूँ मैं, सब बर्बाद हो गया समरा, सब बर्बाद हो गया है, मेरे हाथ खाली हैं। आखिर शुजा भाई ने कहा क्या है? भाई? भाई नहीं है, वो नाग है। वो ऐसा नाग जिसके डसे का कोई इलाज नहीं होता। पहले इसने सिराज को अपने काबू में किया, इसे नशे का आदी बनाया, ताकि हमारा वो सौतेला भाई जायदाद में हिस्सेदार ना बने। अल्तमश को और अजरा को रास्ते से हटाया। इस सब में तो आप भी शामिल थे ना, तो मसला क्या है? मसला होरे है। क्या मतलब? होरे का क्या मसला हो गया? आप होरे को सच्चाई बताने वाला है वो। अगर होरे को सच्चाई पता चली तो जो जायदाद हमने इसके नाम पर हासिल किया वो छिन जाएगी समरा। शुजा अहमद और कमरोज़ अहमद ने अपने सारे काले धंधों में होरे का नाम शामिल कर रखा था। सारी इलीगल प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त वो होरे के नाम से करते थे। इसीलिए एक बड़ा हिस्सा होरे के नाम पर था, जिससे वो ख़ुद भी अनजान थी। अगर होरे को सच पता चल गया तो इसके भाई से बचा लेंगे, मगर इसके बाप होने की हैसियत से मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों पकड़े जाएंगे आप? बता देना सबको सच कि वो आपकी बेटी नहीं है, बल्कि भाई साहब ने अजरा से बदला लेने के लिए इसे अगवा करके हमारी झोली में डाला था। कमरे के बाहर खड़ी होरे पर एक एक करके सातों आसमान गिरे थे। बोल दीजिएगा, वो हमारा खून नहीं है, वो तो अली यार खानज़ादा का खून है। मेहमद खानज़ादा और अल्तमश खानज़ादा की बहन है, और इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और आप इसके अगवा का भी तो बता सकते हैं। तुम पागल हो गई हो समरा, हम पर केस हो सकता है। इतने साल से क्यों नहीं बताया? बहुत बुरा फंसाया हमें भाई साहब ने। मैं तो शुरू से कहती थी, जो अपने बाप का ना हो सका वो भाई का क्या होगा। सोचें, कुछ कमरोज़ कोई तदबीर करें, वरना हम तो सड़क पर आ जाएंगे। क्या सोचूं? सोच कर ही तो अल्तमश और मेहर का निकाह करवाया था। मुझे नहीं पता था वो कमबख्त होरे के बारे में सच जानता है। वो दोनों भाई होरे से मिले बगैर इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर होरे ने मिल गई तो न जाने क्या करेंगे। क्यों ना होरे को अगवा करवा लें? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। समरा बेगम ने सफ़ाकियत से ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर पूरी थर्रा गई थी।
یہ وہ عورت تھی جس سے حورے نے بے لوث محبت کی تھی، بنا کسی غرض کے، اور آنسوؤں کا ایک گولا گلے میں اٹکا، وہیں پورا وجود سرد ہوا تھا۔ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے شکستہ قدموں سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی، اس کے عارضوں پر آنسوؤں کی بارش ہو رہی تھی۔ امی، حورے کہاں ہیں؟ وہ ریس ڈرائیونگ کرتا یہاں پہنچا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی زہرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، وہ میکے گئی ہے، کافی دیر ہو گئی، اب تو آتی ہوگی۔ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ نہیں، مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اگر وہ یہاں آئیں تو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا۔ انہیں عجلت میں جواب دیتا وہ گھر سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے کسی کو کال کی تھی، جبکہ اس کی گاڑی کا رخ شجاع احمد کے گھر کی طرف تھا۔ ریس ڈرائیونگ کرتا وہ وہاں پہنچتی آتش فشاں بنا اندر داخل ہوا تھا۔ سالک، لاؤنج میں بیٹھی سمرہ بیگم اور زمرد بیگم اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ حورے کہاں ہیں؟ حورے؟ ان دونوں نے کنفیوز سے اسے دیکھا۔ حورے کہاں ہیں سمرہ بیگم؟ یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو سالک؟ کمروز احمد کی آواز پر اس نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس سے بھی برے طریقے سے بات کروں گا اگر حورے کو کچھ ہوا تو۔ ان کے روبرو آتے وہ غرایا تھا۔ یہ وہ سالک حیدر نہیں تھا جسے سب جانتے تھے، یہ تو کوئی اور تھا۔ حورے یہاں نہیں ہے سالک، اس کے بپھرے انداز پر وہ سنبھلے۔ یاد رکھیے گا، اگر میری حورے کو کچھ بھی ہوا نا، میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور اس خاندان کا شیرازہ بکھرنے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ انہیں دھمکاتے واپس پلٹا تھا۔ حورے کہاں ہیں آپ حورے؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ صبح تو اسے چھوڑ کر گیا تھا، اب وہ کہاں تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے حورے کو کال کی، اس نے کال ریسیو تو کی، اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر جو کچھ اس نے سنا وہ جانتا تھا، یہ سب سن کر حورے کا سوچ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی، اوپر سے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ حورے کہاں ہیں یار؟ ایک بار اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ اس نے کان سے لگایا، اور اس بار بیل جا رہی تھی، پھر کال ریسیو ہوئی تھی۔ حورے کہاں ہیں آپ؟ حورے بتائیں مجھے۔ حیدر، ٹوٹا بکھرا شکستہ لہجہ۔ حورے میں آ رہا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں نہ جائیے گا، میں بس آ رہا ہوں۔ اس کے لوکیشن ٹریس کرتے اس نے گاڑی فل سپیڈ کی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب مسلسل بجتے موبائل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا تو سالک کا نمبر دیکھ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سالک، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر جو کچھ اس نے سنا، اسے سن کر التمش کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ التمش، کیا ہوا ہے؟ حورے کو سب پتہ چل گیا ہے مہر، وہ نہ جانے کہاں ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، مہر کو دھچکا لگا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں، دعا کرنا وہ مل جائے۔ مہمان کا نمبر ڈائل کرتے اس نے اپنا سامان جیب میں رکھا، جبکہ دل تھا کہ رکنے کو تیار بیٹھا تھا۔ ابھی تو وہ ملی تھی۔ مہمان سے بات وہ باہر بڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی التمش، پلیز۔ نہیں مہر، تم یہیں رہو، پلیز اپنا خیال رکھنا۔ اسے کہتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ وہ جتنا تیز ڈرائیونگ کر سکتا تھا کر رہا تھا، مگر آج شاید گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار کم کر چکی تھیں۔ لوکیشن پر پہنچ کر تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ سنسان سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حورے، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ حورے، پلیز آواز دو مجھے حورے۔ ایک ایک جگہ دیکھتے اپنا آپ کھوتا جا رہا تھا۔ حورے پلیز آواز دیں۔ حیدر، روتی آواز سالک حیدر کا دل دکا تھا۔ حیدر، آواز کے تعاقب میں حیدر نے اسے دیکھا۔ سامنے ہی کھڑی تھی الجھی بکھری سی روئی روئی متورا آنکھیں، سرخ چہرہ۔ حیدر کو سامنے دیکھ کر بلک بلک کر روتی۔ بنا لمحے کی دیری کیے وہ اس تک پہنچتا، اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ حیدر اس کے گرفت کیے وہ سسکی تھی۔ اس کی باہوں میں نڈھال سی بس روئی جا رہی تھی، اور سالک حیدر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے، میرے اپنے بابا۔ میری جان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو آئی سمجھ۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک آیا۔ تبھی سامنے سے دو گاڑیاں ان کے پاس رکی تھیں، اور ان سے نکلتے التمش اور مہمان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتی حورے سالک کے پیچھے ہوئی تھی، جس پر ان دونوں کے چہرے پر تکلیف دہ آثار آئے تھے۔ حورے، ڈونٹ ڈو دس، آپ کے بھائی ہیں یہ۔ اسے اپنے ساتھ لگائے نرمی سے بولا، کچھ کہنے کے بجائے مزید اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے۔ گھر لے کر جاؤ حورے کو سالک، تم دونوں کو بھی ساتھ چلو، میں آج امی کو تم دونوں سے ملوانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سالک، پلیز مہمند کے کچھ کہنے سے پہلے وہ اسے ٹوک گیا۔
हैदर इसे लेकर पीछे बैठा जबकि मेहमन ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। हैदर के हिसार में कैद हौले हौले लरज रही थी। मेहमन ने सालिक की सुर्ख आंखें देखकर इसे इशारे से पुरसुकून रहने का कहा, जिस पर गहरा सांस भरते आंखें मौन कर सीट की बैक से लगा गया। वो बेचैनी से लॉन में टहल रही थी। सालिक जिस तरह यहाँ से निकला था, इसने आयशा के हवास मुअत्तल कर दिए थे। इतनी मुश्किलों से तो इसने होरे के माजी के बारे में खंगाला था। फिर इसकी मुलाकात अरमगान से हुई थी। अरमगान के कहने पर ही तो इसने होरे को घर भेजा था, और अगर ये बात किसी को पता चली तो वो जानती थी एक तूफान आ जाता। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब गेट खुला और सालिक की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। इसके साथ होरे को देखकर इसका दिल बुरा हुआ था। होरे को अपने हिसार में लिए वो अंदर बढ़ा तो आयशा भी इसके पीछे लपकी थी। क्या हुआ होरे को? लाउंज में इन दोनों के मुंतज़िर ज़ोहरा बेगम परेशानी से आगे बढ़ी। अम्मी होरे को आप रूम में लेकर जाएं, मैं आता हूँ। इन्हें कहते इसने एक काटदार नज़र आयशा पर डाली और आहिस्ता से चलता इसके मुकाबिल आया था। किसके साथ भागी थी तुम्हारी बीवी? अपनी बकवास बंद करो आयशा। क्यों बंद करूं? मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई, और अब तुम्हारी बीवी बदकिरदार निकली तो? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती, सालिक का हाथ उठा था और इसका गाल लाल कर गया। वो हमेशा जिस बात के ख़िलाफ़ रहा था, सामने खड़ी लड़की ने से वही सब करने को मजबूर कर दिया था। कहा ना, बकवास बंद करो। आइंदा अगर होरे के बारे में बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा तो मेरे कज़न की बीवी हो। भूल जाओ जो भूलना है, तुम्हारी बीवी को नहीं भूलने दूंगी। बताऊंगी इसे कि जिस शौहर को वो सच्चा और अच्छा मानती है, इसका शादी से पहले मुझसे ताल्लुक़ था, इसीलिए इसने शादी नहीं की क्योंकि इसे मेरे जाने का गम था। इसकी बात पर सालिक हैदर के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया हंसी नमूदार हुई थी। जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे कहते वो वहाँ से ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि आयशा ने नफ़रत से इसे ऊपर जाते देखा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ोहरा बेगम कमरे से बाहर निकल रही थी। अम्मी, इसके पास जाओ सालिक, इसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। इसे कहकर बाहर चली गई और वो बहुत कुछ सोचते कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो अब आरामदेह से लिबास में बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। सालिक की मौजूदगी महसूस करके इसने अपनी सूजी आंखें खोलकर इसे देखा। इसे सामने देखकर इसकी आंखें नम हुई थी। जब ये अपने दोनों बाजू वाक करके इसने सालिक को देखा, जो फ़ौरन से इस तक पहुंचता इसे अपने सीने से लगा गया। इसके सीने से लगते ही रोक के आंसू फिर से बहना शुरू हो गए थे। हो रे मेरी जान, मैं ठीक हूँ हैदर, आपको देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसकी शर्ट से आंसू साफ करते इस टेंशन भरे माहौल में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर गई। मुझे आपको कुछ बताना है हो रे। इसका मूड थोड़ा बेहतर देखकर अपनी बात कर गया। जबकि वो देर करता इतना ही आयशा इसके सर पे सवार होने की कोशिश करती। कौन सी बात हैदर? मेरा एक माजी रह चुका है हो रे। और इसके कुछ कहने से पहले ही हैदर के होंठों पर हाथ रख कर इसे खामोश करवा गई। आपने कहा था ना, माजी में मायने नहीं रखता। माजी गुजर गया और आपका माजी मेरे माजी जितना बुरा नहीं है। लेकिन हो रे, मैं इस औरत को इतना अहम नहीं गर्दानती कि इसके कुछ कहने पर मैं अपने हैदर से खफा हो जाऊं। इसके हाथ को अकीदत से चूमते सालिक को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर गई थी। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। आज वो चाह कर भी ज़ोहरा बेगम से नहीं मिल सके थे। होरे की तरफ से तसल्ली करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट आया था, मगर खाली अपार्टमेंट देखकर इसका दिमाग ख़राब हुआ। एक एक करके पूरा अपार्टमेंट छान मारा था, मगर मेहर कहीं नहीं थी। इससे पहले वो इसे देखने बाहर की जानी बढ़ता, मेहमान का फ़ोन देखकर वो ठहरा। फ़ोन कान से लगाया। अल्तमश, ओज़े अगवा। मेहमान की बात ने इसके सर पे धमाका किया था। हवेली में ही खबर मिलती सारे बड़े शहर के लिए निकले थे। ओज़े और मेहर का अगवा कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। जिब्रान खानज़ादा ने अपने असरो रसूख इस्तेमाल किए थे। वह आगा जान के साथ पहली फ़ुर्सत में शहर आए थे। मेहमान के इन्हें सालिक का एड्रेस दिया था, क्योंकि इसका और अल्तमश का घर दोनों फ़िलहाल सेल थे। वहाँ सभी इन्वेस्टिगेशन जारी थे। घर में दाखिल होती उनकी नीयत सामने से आती ज़ोहरा बेगम पर पड़ी तो सामने ज़ोहरा बेगम, जहाँ वो साकित हुए थे, वहीं अपने भाइयों को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर ज़ोहरा बेगम पत्थर की हुई थी। बाप भाई का सामना भी हुआ तो किन हालात में? बाबा, उनके लब सरसराए थे। आंसू तवातुर से गाल भिगोते जा रहे थे। इससे पहले वो आगे बढ़कर उनके सीने से लगती। जिब्रान खानज़ादा के बजते फ़ोन ने इन सब को इस लम्हे से निकाला था। हेलो, लगता है बहन से मिल लिए जिब्रान खानज़ादा। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा हूँ? ये बात छोड़ो, मेरी बात सुनो। बहुओं के साथ तुम्हारी भतीजी भी मेरे पास है।
तुम्हें बर्बाद करने का सारा इंतज़ाम कर रखा है मैंने। कह देना अपने इन 3 नाम के शेरों को। फ़ोन कट चुका था। किसका फ़ोन था? पता नहीं। आगा जान वो कह रहा था हमारी भतीजी उनके पास। हो रहे नहीं हो रहे कैसे, वो तो ऊपर। आधी अधूरी बात कहते वो अंदर भागी तो आगा जान और जिब्रान खानज़ादा ने भी भाग कर उनके पीछे अंदर कदम बढ़ाए थे। ज़ोहरा क्या हुआ है? इन्हें तेज़ी से ऊपर जाते देखकर रुबीना बेगम ने पूछा, मगर बिना कोई जवाब दिए वो तेज़ी से सालिक के कमरे में आई थी, जहाँ खाली कमरा उनका मुँह चिढ़ा रहा था। अलबत्ता बालकनी का दरवाज़ा खुला था। वो होरे को भी ले गए थे। उनके दिल पर हाथ पड़ा था। फ़ौरन से भागते वो नीचे आई थी। लाला, बाबा, वो होरे को ले गए और अली लाला की होरे को ले गए। रोते बिलखते कहते उन्होंने अपने बाप भाई के सरों पर धमाका किया था। अली यार, मेरी बहू अली यार की बेटी हो रे, वो लोग इन्हें ले गए। मेरा हैदर, मैं इसे क्या जवाब दूंगी? सिसक कर कहते बुरी तरह रो दी। रुबीना बेगम ने आगे बढ़कर इन्हें अपने साथ लगाया, जबकि जिब्रान खानज़ादा मेहमान को कॉल करने लगे। लम्हे में एक और क़यामत इन सब पर टूट पड़ी थी। ज़ोहरा बेगम रो रो कर निढाल हो चुकी थी। इन्हें सबसे ज़्यादा सालिक का खौफ था। अगर इसे ही पता चलता तो क्या होता, ये सोच सोच कर इन्हें हौल उठ रहे थे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उनके हाथ अब कुछ भी नहीं था। वो तीनों हर तरह से महर और ऊज़े को ढूंढ रहे थे जब मेहमान के कॉल पर जिब्रान खानज़ादा की कॉल आई थी, और जो कुछ उन्होंने इसे कहा इसने मेहमान के पैरों से ज़मीन खिसका दी थी। मेहमान, क्या हुआ है? इसकी उड़ी रंगत देखकर अल्तमश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। होरे को कोई ले गया। ताया अब्बा की कॉल थी, होरे को कोई ले गया। अल्तमश, कौन? क्या बकवास कर रहा है? वो तो घर पर ठीक थी ना। सालिक को क्या बोलेंगे अल्तमश, वो तो पागल हो जाएगा। मेहमान, मैं यहाँ इसे रोकता तो होरे को ढूंढने निकल फ़ौरन। अल्तमश को संभालने का कहता फ़ौरन से होरे को ढूंढने निकला था। जिसने भी ये सब किया था इसने बड़ा कारीवार किया था। अंधेरे कमरे में रस्सियों में जकड़ी नीम बेहोशी में थी। सर दर्द से भारी हो रहा था। उठने की कोशिश की तो ख़ुद को रस्सियों से बंधे देखकर उसके हवास मुअत्तल हुए थे। होश में आती वो पैनिक करने लगी थी। ख़ुद को खोलने की कोशिश में अपने हाथ पैर ज़ख्मी करने के दर पे थी। मुंह पर बांधा कपड़ा बाहर नहीं निकलता था। तकलीफ़ से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुसलसल आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी जब दरवाज़ा खुला था और अंदर आते इंसान को देखकर होरे का दिल रुका था। कैसा लग रहा है वापस से मेरे पास आकर होरे? इसके पास रखी चेयर पर बैठते अरमगान खबासत से कहता कहकहा लगा उठा, और इस वक्त होरे को इससे खौफ आया था। तुझे क्या लगता है मुझे रिजेक्ट करके शादी कर लेगी और मैं चुप रहूँगा? ना होरे बीबी ना। जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ जाए वो फिर मेरी हो जाती है। अब मैं चाहे इसे इस्तेमाल करूं या अपने पैरों में मसल कर रोन दूं, ये मेरी मर्ज़ी। इसका एक एक लफ्ज़ होरे को खौफज़दा कर रहा था। अरमगान की आंखों में छलकती दरिंदगी इसकी जान निकाल रही थी, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। क्या ख्याल है कुछ मज़ा हो जाए? इसके करीब आते इसने होरे को छूना चाहा। सरत से पीछे खिसकी थी, जिस पर तैश में आते अरमगान ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। साली, मेरे साथ होशियारी मत कर, तेरा वो हशर करूँगा कि तू अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगी। नफ़रत से इसका सर झटकता वो कमरे से निकलता चला गया और इसके जाती फूट फूट कर रोती। वो दोनों इस एक कमरे में मौजूद थीं। ओज़े ने रो रो कर ख़ुद को हलकान कर रखा था, जबकि महर, इसने एक नज़र रोती ओज़े को देखा और इसके पास आकर बैठी। ओज़े, खुदा के लिए रोना तो बंद करो। अगर ऐसे ही रोते रहोगी तो कभी यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। इसका हाथ थामे महर ने इसे समझाया, जिस पर वो सर हिलाती आंसू साफ करने लगी। वो अच्छे से समझ गई थी ये काम किसका है, लेकिन अपने दिल को समझाते इसे मजबूत रहना था। इसे ओज़े को संभालना था। जो चीज़ अल्तमश और मेहमान ठीक कर रहे थे वो इसे इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने दे सकती थी। ओज़े, मेरी बात गौर से सुनो प्लीज़। इर्द गिर्द देखते वो अचानक ही ओज़े के गले लगी थी। फिर इसने ओज़े को जो समझाया, इसे सुनकर ओज़े ने हैरत से इसे देखा। हमें ये करना होगा ओज़े, ठीक है ना? जी। इसकी बातें समझकर ओज़े ने सर हिलाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला था और आने वाले शख्स को देखकर महर हैरान नहीं हुई थी। बाबा, ऐसे अगवा करने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? आप हुक्म करते मैं एक पुकार पर चली आती। शुजा अहमद को कमरे में दाखिल होते देखकर वो सुकून से कहती इन्हें हैरान कर गई। इन्हें तो लगा था वो रोएगी, चीखेगी, तूफ़ान ले आएगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम नहीं आती महर, मेरे बुलाने पर भी नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा शौहर। कौन सा शौहर? मैं इस इंसान को अपना शौहर नहीं मानती बाबा। उनकी बात काटते तड़क अंदाज में कहती। शुजा अहमद को हैरत में मुब्तला कर गई। नफ़रत करती हूँ मैं इस इंसान से।
آپ کو لگتا ہے جس انسان نے بنا میری مرضی کے میرے ساتھ زبردستی نکاح کیا میں اس کا ساتھ دوں گی؟ میں آپ کی بیٹی ہوں بابا، مہر شجاع احمد۔ مہر کی باتیں انہیں خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہی تھی، اور اغوا کرنا ہی تھا تو الگ روم میں رکھتے۔ اس روتو لڑکی نے تو دماغ خراب کر دیا ہے، نخوت سے کہتے وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے ایسے دیکھ کر روزے کے رونے میں مزید روانی آئی تھی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی آخر میری ہی ہے، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ بالکل بابا، آپ نے اس انسان کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگتے ہوئے انہیں مسکرانے پر مجبور کر کے۔ جو بھی تھا، مگر اس کا ساتھ التمش خان زادہ کو بری طرح سے شکست سے دوچار کر سکتا تھا، اور اب التمش خان زادہ کی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ شجاع فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس نے کہا تھا حورے کو اغوا کروانے کے بعد وہ مجھے زمین کے کاغذات دے گا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ شجاع احمد سے کسی بھی طرح سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اوپر سے حورے نے رو رو کر اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچے بیٹھا تھا، ایک طرف زمین حاصل ہو جاتی اور دوسری طرف حورے اس کے پاس بھی اس کی دسترس میں۔ مگر یہاں اسے اپنا سارا کھیل بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر اب میرے کھیل کی باری۔ صدا کا جلد باز ارمغان ایک بار پھر جلد بازی کرنے جا رہا تھا۔ تیزی سے اوپر کمرے میں آتے اس نے حورے کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تو لڑکھڑاتے وہ بیڈ کا سہارا لیتے اس پر بیٹھی، جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا صبر، اب میں بتاؤں گا درندہ ہوتا کون ہے۔ اس کے قریب آتے غرا کر کہتا اس کی رہی صحیح جان بھی نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کھول کر وہ اسے اپنے طریقے سے قابو کرنا چاہتا تھا۔ اپنا غلیظ ہاتھ اس نے حورے کی جانب بڑھایا، جس پر خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں، جب تڑک کی آواز کے ساتھ خاموش کمرے میں ارمغان کی چیخ گونجی۔ حورے نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی، کیونکہ مہمند کے ہاتھ میں ارمغان کا ہاتھ بالکل لٹک چکا تھا۔ میری بہن کی طرف ہاتھ اٹھانے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنے دوں گا میں، ذلیل انسان۔ غصے سے سچ دہاڑتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح ارمغان پر پل پڑا تھا۔ حورے نے خوفزدہ ہو کر اس جنونی انسان کو دیکھا جو ارمغان کو آج مارنے کے در پہ تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ آگے آ کر اس نے مہمند کو روکنا چاہا، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ بھائی رک جائیں پلیز، بھائی مہمند بھائی پلیز۔ وہ جو سب بھول گیا تھا اس کے لبوں سے بھائی سن کر ارمغان کو مارتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر حورے کو بے یقینی سے دیکھا۔ بھیا مت ماریں پلیز، سسک کر روتے آگے بڑھ کر مہمند کے سینے میں سمائی تھی، اور اپنی بہن کو اپنے پاس دیکھ کر مہمند خان زادہ ساکت ہوا تھا، اور یہی وہ غلطی کر گیا تھا۔ ذرا سی چوک اور ارمغان پاس پڑا، آواز اٹھاتے مہمند کے قریب آیا تھا۔ بھائی، اسے دیکھ کر حورے چیخی تھی۔ تبھی ایک طرف سے چلی گولی سیدھا ارمغان کے پاؤں پر لگی تھی۔ اس کی ٹانگ سے لگتا وہ سرخ سیال دیکھ کر حورے مہمند کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ شجاع احمد کے ساتھ وہ پوری شان سے اس کمرے سے باہر آئی تھی، جبکہ اوزے اندر کمرے میں بند تھی۔ بابا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، اس کا کیا کرنا ہوگا، بس ایک بار ارمغان خان کی کال آ جائے پھر اسے آزاد کر دیں گے۔ تو اغوا کیوں کیا تھا بابا؟ اس نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ کچھ لمحے پہلے شجاع احمد نے اس کے حوالے کیا تھا۔ مہمند سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، اصل دشمنی تو التمش کے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خلاف ہے۔ ان کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بابا، ارمغان سے کیا کام بولا ہے آپ نے؟ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے اس نے موبائل بیچ میں رکھی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کے پاس حورے ہے، اس نے حورے جو اغوا کیا ہے، بس اب میں کاغذات لے کر حورے کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ سائن کر سکے۔ یہ کیسے کاغذات ہیں بابا؟ اس نے کچھ حیرانگی سے پوچھا، جس پر وہ خاموش ہوئے، پھر نہ میں سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں بچے، اب تم ایک کام کرو، آرام کر لو، کیونکہ اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ ایسے کیسے سسر جی، میری ہی بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ التمش کی آواز پر شجاع احمد نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر التمش کو دیکھا، پھر مہر کو جو بھاگ کر التمش کے سینے سے لگی تھی۔ پراؤڈ آف یو وائفی، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرایا، اور شجاع احمد کا وجود ہلا تھا۔ تم نے مجھے دھوکا؟ آپ کو کیا لگا تھا آپ کوئی بہت نیک کام کر رہے ہیں بابا جو میں آپ کا ساتھ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس جگہ داخل ہوتی پولیس نے ان کی یہ کوشش ناکام بنائی تھی۔ آپ سسر ہیں، آپ کے ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، معذرت۔ مہر روزے کو لے کر آئیں۔
अल्तमश के कहते हुए भाग कर रोज़े को अपने साथ लेकर आई और इन दोनों के साथ वो बाहर आया जहाँ सालिक उनका मुंतज़िर था। मगर अल्तमश का मोबाइल इसी वक्त रिंग हुआ था। मेहमान की कॉल थी। इसने फ़ौरन से कॉल रिसीव की और जो मेहमान ने इसे कहा इसे सुनकर वो साकित हुआ था। अस्पताल के कॉरिडोर में वो पांचों मुस्तरिब से खड़े थे जबकि हूरें अंदर थी। डॉक्टर इसे देख रहे थे जबकि बाहर सालिक को एक लम्हा सुकून का मयसर नहीं आया था। सालिक, तुम लोग क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? इसका सांस रुकने लगा था इसको बेहोश देखकर। हमारी भी तो बहन है ना वो सालिक, इसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो रहे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात पर सालिक तेज़ी से उनके पास आया। डॉक्टर, हूरें कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस इन्हें वीकनेस है जो कि ऐसी हालत में नॉर्मल है। ऐसी हालत? सालिक ने नासमझी से उन्हें देखा। हूरें माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात पर खुशगवार हैरत का शिकार हुआ था। बेयकीनी से इसने डॉक्टर को देखा और यही हाल बाकी सबका भी था। क्या मैं मिल सकता हूँ हूरें से प्लीज़? इसकी बेचैनी बेताबी देखकर डॉक्टर मुस्कुराते से इजाज़त दे गई और इजाज़त मिलते ही पहली फुर्सत में अंदर रूम में आया था जहाँ बेड पर नीम दराज थी। सालिक को अपने सामने देखकर इसके जर्द चेहरे पर रौनक आई थी। इसके पास बैठते हुए इसे खुद में भींच गया। आप ठीक है ना हूरें? मैं ठीक हूँ और अब आपको देखकर और ठीक हो गई हूँ मेरी जान। इसके शर्म से सुर्ख हुए चेहरे को देखकर वह झुककर इसके माथे पर अकीदत चाहत से अपने लब रख गया। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके माथे से माथा टिकाए वो फलते जज्बात से कहता इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। आप मेरे पास होते हैं तो कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। क्या हम अपनी बहन से मिल सकते हैं? मेहर की शरारती आवाज़ पर सालिक झेंप कर इससे दूर हुआ। वहीं इसका चेहरा शर्म से लाल हुआ था। मेहर, हूरें मेरी जान, नम लहजे में कहते मेहर ने इसे अपने साथ लगाया था। कमरे में दाखिल होते अल्तमश और मेहमंद एक साथ ही कमरे में दाखिल हुए थे। ओज़े के हाथ पर मेहमंद की गिरफ्त मजबूत थी। भाई, मेहर से अलग होते हूरें ने अपना हाथ मेहमंद और अल्तमश की तरफ बढ़ाया तो एक खुशगवार हैरत के तहत इन दोनों ने इसके बड़े हाथों को थामा था। बेड से उतरते वो इन दोनों के सीने से लगी थी। ये इसके अपने थे, इसके खूनी रिश्ते। इस खूबसूरत मिलाप पर वहाँ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर सालिक का दिमाग एक जगह अटका हुआ था। अभी किसी और का दिमाग ठिकाने लगाना बाकी था। क्या हुआ है? बात हुई सालिक से? जी वो लोग बस आते ही होंगे भाई साहब। इसरार साहब के पूछने पर ज़ोहरा बेगम इन्हें जवाब देती सोफ़े पर बैठे अपने बाप भाइयों की जानिब बढ़ी जो खामोशी से वहाँ बैठे मगर दोनों के दिलों में एक जंग छिड़ी हुई थी। लाला, बाबा जान। इनके पास बैठते वो बस इतना ही कह सके जिस पर आगा जान ने हाथ बढ़ाकर उनके सर पर अपना हाथ रखा। ज़ोहरा बेगम की आंखें नम हुई थी। मुझे माफ़, वक्त गुजर गया ज़ोहरा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। उनके सर पर हाथ रखते जिब्रान खानज़ादा अपने लफ्ज़ों से उनके दिल का बोझ हटा गए थे। इससे पहले वो कुछ भी कहती गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। फिर सालिक के हिसार में हूरें अंदर दाखिल हुई जबकि उनके पीछे अल्तमश, मेहमंद, मेहर और रोज़े के साथ अंदर आए थे। बाबा, आगा जान, अल्लाह का शुक्र है तुम सब ठीक हो। बारी बारी इन दोनों के गले लगते उन्होंने ओज़े और मेहर के सर पे हाथ रखा और हूरें को देखा। उनके अली यार की बेटी। हूरें, दादा हैं ये आपके? सालिक के कहने पर आहिस्ता से उनके करीब हुई तो वो इसके सर पे हाथ रखे इसे अपने साथ लगा गए। आगा जान ने हाथ बढ़ाकर ज़ोहरा बेगम को भी अपने साथ लगाया था। सब मुकम्मल था मगर एक चीज़ अभी बाकी थी। हूरें को किसने गायब किया था? सालिक, कुछ पता चला इसका? इसरार साहब के पूछने पर इसने नफ़रत भरी निगाहों से आयशा को देखा था जो इसे खुद को तख्ते पाकर बौखलाई। हूरें, आपको लास्ट टाइम क्या खिलाया था या पीने के लिए दिया था? आयशा भाभी ने जूस दिया था। इस जूस में नशावर दवा थी क्योंकि आयशा और अरमगान के साथ मिली हुई थी। हूरें के अगवा के पीछे आयशा थी तायब्बू। इसकी बात पर वहाँ मौजूद सभी नफोस को सांप सूंघ गया था। क्या बकवास है ये? तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो जबकि मैंने कुछ नहीं किया? क्या मैं सबूत दूँ आयशा? इस बाहर की रिकॉर्डिंग में सबके सामने लाऊं जहाँ तुम अरमगान खान से? फराज, मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। सालिक, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात सच लगती है ये झूठ, मगर मैं इस घर में नहीं रह सकता क्योंकि मेरी बीवी यहाँ महफूज नहीं और मैं नहीं चाहता मेरा आने वाला बच्चा किसी मुसीबत का शिकार हो। बच्चा? आयशा का मुंह खुला था। वहीं ज़ोहरा बेगम ने खुशी से हूरें को देखा। ये कैसे हो सकता है सालिक? ये कैसे? मैं मार दूंगी इसे। वो एकदम से बफर कर इसके सामने आई थी मगर फराज इसे रोकता इसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार गया।
عائشہ نے بے یقینی سے فراز کو دیکھا جس نے ہمیشہ اس پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ بہت ہو گیا عائشہ، بس، تمہاری وجہ سے سب ہوا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے سالک کو چھوڑا، صرف تمہاری وجہ سے۔ بکواس بند کرو، تم نے اپنے لالچ میں سب چھوڑا۔ میں عائشہ کا فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، مگر میں اب یہاں نہیں رہ سکتا تایا ابو، مجھے اجازت دیجیے۔ امی پیکنگ کر لیں۔ سالک: تایا ابو ساری زندگی آپ کے فیصلے ماننا ہے، مگر اب میں اپنی ماں، بیوی اور بچے کے لیے خود فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتے وہ انہیں خاموش کروا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب اس گھر سے ایک ساتھ نکلے تھے۔ پیچھے روتی بلکتی عائشہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس نہ سالک رہا تھا نہ فراز۔ وہ ساری زندگی ایک انچاہی زندگی گزارے گی، اور یہی اس کی تھی۔ چند ماہ بعد حویلی میں اس وقت رونق کا سا سما تھا۔ بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آج حورے اور سالک حیدر کے بیٹے کا عقیقہ جو تھا۔ حورے نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تھا، وہیں اوزے اور مہر بھی تخلیقی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آج کے لیے تیار ہوتے حورے نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مسٹرڈ کلر کے ہلکے کام والے ڈریس میں ہلکا سا میک اپ کیے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیے سالک نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تو شرمگی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، اور اس کے اس روپ پر سالک حیدر مر مٹنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جھکتے اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے جھکا، تبھی ان کے شہزادے کے رونے پر سالک نے منہ بسور کر اسے دیکھا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ چلیں، اب سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر آئی۔ اور اپنے شہزادے بیٹے کو اٹھاتے وہ سالک کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ وہیں دوسری طرف وہ بیزار سی بیڈ پر بیٹھی تھی، اور التمش اس کے سامنے بیٹھا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار مہر، کوئی ڈریس مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا التمش، میں اتنی سی بھی اچھی نہیں لگوں گی، میرے بھانجے کا عقیقہ ہے، میری جان آپ پر سب سچتا ہے، میرا یقین کریں۔ آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو چھوتے پیچھے ہوا تو لال چہرہ لیے مہر نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ انسان بنے آپ، اگر آپ تیار نہیں ہوئیں 5 منٹ میں تو میں باہر جانے کا پروگرام کینسل کر دوں۔ وہ بھی مزید نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی۔ التمش کا بدلتا موڈ دیکھ کر فوراً سے ایک ڈریس اٹھاتے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی، جس پر مسکراتے التمش خود بھی تیار ہونے لگا تھا۔ اسے بس کریں یار، کیا ہو گیا ہے؟ محمد آپ مجھے تنگ مت کریں۔ انہیں نیچے جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اور روزے محترمہ مزے سے بیڈ پر بیٹھی گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی۔ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہیں آپ، کیا بھی تو آپ نے ہے نا۔ مہمان کا گال سہلاتے اس نے ایک اور گول گپا منہ میں رکھ کر چٹخارا لیا، اور اس کے انداز پر مسکراتے مہمان نے زبردستی پلیٹ ایک طرف کر کے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ بس باقی آ کر کھانا۔ اس کی ضد نہ مانتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے ساتھ نیچے کی طرف بڑھا تھا، جہاں باقی سب ان کے منتظر تھے۔ خوشیاں ایک بار پھر اس حویلی پر مہربان ہوئی تھی۔ نئی نسل کے آنے سے سب پہلے سے بہت اچھا ہو گیا تھا۔ آغا جان نے جبران خانزادہ کو کہہ کر اپنے گھر کا صدقہ دیا تھا، نظر اتروائی تھی، اور اپنے خاندان کی خوشیوں کو دائمی رہنے کی دعا دے کر سامنے دیکھا، جہاں ان کے بچے اپنے اپنے ہم سفر کے ساتھ خوشیاں سمیٹ رہے تھے۔ یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ اجازت چاہتے ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔